आज की कहानी है क्यों माँ के लिए आवाज नहीं उठा पा रहा था सौरभ। आइमी, कितनी बार मैं तुम्हें आवाज लगाकर गया, कब उठोगी? संडे है, इसका मतलब यह नहीं कि दोपहर तक सोती रहो। 10 बजने को हैं। एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया। दादी का प्लेन जमीन पर उतर रहा होगा। सौरभ बेटी पर खींच उठे थे। रितिका बाथरूम से नहा धोकर निकल चुकी थी। 46 वर्ष की रितिका स्त्री लालित्य में अभी भी षोडशी बाला को टक्कर दे सकती थी। कम से कम यह एक कारण तो था कि सौरभ अपना 5वां दशक पार करने के बावजूद स्वयं को युवा और कामातुर समझने में लज्जित नहीं थे। रितिका अपनी झीनी सी स्किन कलर की नाइटी में गीले व उलझे बालों में हाथ फिराती मदमस्त सी सौरभ की ओर अग्रसर हुई। कामुक मुस्कान बिखेरती उनके बदन से लिपटती रितिका ने कहा, मेरे सेक्सी। यह रितिका का सौरभ के लिए शॉर्ट फॉर्म था। दादी को बच्चों के लिए हवा मत बनाओ, आने दो ना उन्हें। सब कुछ बदलना जरूरी नहीं है। जो जैसा है वैसा चलने दो। वे अपने हिसाब से रहेंगी। ठीक है, पर तुम साड़ी तो पहन लोगी ना? इसमें से तो सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, सब कुछ? मेरा मतलब है माँ को बुरा लगेगा। सेक्सी, जब उनके आने का वक्त होता है तुम हम सबको इतना बदलने क्यों लग जाते हो? ऐसे तो हम उनसे डरने लगेंगे। उन्हें हमें स्वीकार करना ही होगा। हम जैसे हैं वैसे ही। वे विदेश में रहती हैं। दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है उन्हें पता है। उन्हें इन सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनकी दूसरी बहू एलिसा तो विदेशी है। क्या वह भी साड़ी में लिपटी रहती है? तुम जाओ, उन्हें ले आओ। वैसे भी मैं यह ड्रेस बदलने वाली हूँ। रितिका ने 3 बेडरूम और 1 हॉल वाले फ्लैट को अत्याधुनिक संसाधनों से सजा रखा था। सौरभ का हीरो का व्यवसाय था। आयात निर्यात तक लंबा फैला था व्यवसाय। रितिका बचपन से ही स्वच्छंद प्रकृति की थी और सौरभ भी खुले दिल के थे। कार के दरवाजे को बंद करने की आवाज से रितिका को पता चल गया कि माँ आ चुकी हैं। लिफ्ट में आती ही होंगी। घंटी बजने से पहले ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। करुणा एक छोटे से सूटकेस और एक एयर बैग के साथ अपार्टमेंट में दाखिल हो गई। बड़े ही करीने से आसमानी साड़ी पहनी हुई, स्टेप कट बालों में 70 की उम्र की करुणा ऊर्जा और बौद्धिक व्यक्तित्व से भरी हुई थी। रितिका बुदबुदाई, आ गई सलाह की पोटली। लिफ्ट नहीं चल रही क्या? ज्यादा देर लग गई? रितिका ने पूछा। सौरभ ने कहा, कैसी लिफ्ट? माँ सीढ़ियों से चढ़ती उतरती हैं। मैं सामान लेकर लिफ्ट में आ गया। वे नहीं मानी। देखो तो सही, अभी भी वे कितनी फिट है। रितिका कमाल की अभिनेत्री थी। उसने कहा, वाकई मम्मी जी, आपसे हमें बहुत कुछ सीखना होगा। अरे नहीं, थोड़ी थकावट हो गई है। चलो छोड़ो ये सब ऋतु, अब तुम्हारे हाथ की चाय पीऊं। अलबेली से अलग क्या बनाती हो, मैं भी देखूं। मुस्कुराती हुई वे सोफे पर बैठ गई। रितिका को कुछ बुरा सा लगा। एलिसा की मेड का नाम अलबेली है क्या? नहीं नहीं, मेरी छोटी बहू एलिसा आजकल मुझसे साड़ी पहनना सीख रही थी। उसने कहा, मॉम, 7 सालों से आप मेरे पास हो, कभी भी आपने मुझे अपना कल्चर अपनाने पर जोर नहीं दिया। अब इंडिया जा रही हो तो साड़ी पहननी सिखा कर जाओ। फिर क्या था? घर भर में साड़ी पहनकर ऐसी अलबेली सी घूमती रहती है। बस तब से मैंने उसका नया नाम अलबेली रख दिया। करुणा ने हल्के फुल्के मूड में कहा। डाइनिंग टेबल पर रितिका हांगकांग से लाए टी सेट में चाय, चीज रोल और सैंडविच आदि लेकर आ गई थी। रितु, इतनी जल्दी तुम्हारी चाय भी बन गई? नहीं मम्मी जी, ये सारी चीज़ें मेड ने बनाई हुई थी। चाय भी, खाना, किचन, सब दोनों मेड की जिम्मेदारियां हैं। आप विदेशी खाना पसंद करती होंगी, इसीलिए इटालियन अमेरिकन आज यही सब बनवाया है। करुणा 2 मिनट चुप रही, फिर बोली, रितु बेटा, देश की मिट्टी की सौंधी सुगंध मेरे खून में रची बसी है। विदेश और विदेशी भी अच्छे हैं, पर उन्हें अपनाने के फेर में मैं खुद को भूलना पसंद नहीं करती। रही बात विदेशी खाने की, तो एलिसा नौकरी के साथ साथ खाना बनाने की भी शौकीन है। उसे मैंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की कई रेसिपीज बनानी सिखाई हैं। मम्मी जी, अब वे दिन लदने को हैं जब माना जाता था कि लड़कियों को खाना बनाना आना ही चाहिए। आजकल पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। करुणा ने स्थिति बदलते हुए कहा, भाई बच्चों को तो बुलाओ। डलास से मुंबई और फिर इधर नागपुर तक का सफ़र काफ़ी थका देने वाला था। ज़रा अपने सूद ब्याज को देखकर दिल को ठंडक तो पहुंचाऊं। सौरभ झेंपते हुए से बोले, मम्मी,
बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं ना, रितिका ने बीच में टोका। सौरभ, कहो ना, बच्चे सो रहे हैं। संडे को 12 बजे से पहले नहीं उठते। जब उठेंगे मिल लेंगे। मम्मी जी, तब तक आप फ्रेश हो लीजिए। करुणा ने फ्रेश होने के लिए उठते हुए पूछा, रितु, मैं अपना सामान कहाँ रखूं? फिलहाल स्टोर में रख लीजिए, अभी हॉल के दीवान पर आराम करिए। बेटे के लाचार से चेहरे पर नजर पड़ते ही करुणा खुद ही अपना सामान स्टोर की ओर ले जाने लगी। रितिका अपने बेडरूम में गई तो पीछे से सौरभ भी वहां पहुंच गए। रितु, कहा था ना, आइमी के साथ मम्मी रूम शेयर करेंगी। आइमी मना कर चुकी है सेक्सी, समझा करो। उसकी पर्सनल लाइफ भी है। वह अब बच्ची नहीं रही कि दादी नानी की कहानियां सुनते 10 बजे तक सो जाएगी। वह देर रात में सोती है। मम्मी जी को दिक्कत होगी। सौरभ का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, माँ ने बहुत संघर्ष किया है। मैं जब 10वीं में था पापा गुजर गए। संकेत 5वीं में था। मम्मी नौकरी करती थी तो हम किसी तरह पढ़े लिखे और व्यवसाय खड़ा किया। माना कि मम्मी को इसीलिए हर परिस्थिति में रहने की आदत है रितु। पर सौरभ कुछ और कहते कि रितु ने टोक दिया, बच्चों पर तुम उन्हें थोप रहे हो सौरभ, जबरदस्ती मत करो। ज्यादा बहस किए बिना सौरभ वहां से उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। बच्चे उठे और कुछ तरोताजा हुए तो करुणा मिलने उनके कमरे में गई। पूरा कमरा अत्याधुनिक सामानों से लैस था। पलंग के पास मूविंग टेबल पर आइमी का आधा खाया खाना पड़ा था। पूरा बिस्तर अब भी फैला हुआ था। शायद पार्ट टाइम मेड सुधा, जो अब तक पूरा घर सजाकर जा चुकी थी, आइमी के कमरे को समेट नहीं पाई थी, क्योंकि उसे अपने सोने में किसी का खलल मंजूर नहीं था। दादी के कमरे में आने से और उसके पलंग पर बैठने से आइमी को खास फर्क नहीं पड़ा। वह व्यस्त थी कुछ नटखटपन में, मुस्कुराती, फोन पर फर्राटे से उंगलियां चलाते हुए। करुणा को यह उपेक्षा बहुत बुरी लग रही थी, मगर परिस्थितियां संभालने की उनकी पुरानी आदत थी। उन्होंने कहा, आइमी कितनी बड़ी हो गई तू, 7 साल से नहीं देखा, पूरी 24 की होने जा रही है। आजा, दादी के गले नहीं लगेगी। ग्रैनी प्लीज 1 मिनट, जरूरी बात कर रही हूँ ना। बेटा मुझसे तो मिल ले, कितनी दूर से आई हूँ तुम सबसे मिलने। अरे आई तो दूर से हो, मगर कौन सा भागी जा रही हो, अभी तो यहाँ रहोगी ही ना। करुणा आहत थी। बड़ों को थोड़ा मान देने, अपने हाथों से अपना काम करने, दूसरों से मधुर व्यवहार करने, कुछ अनुशासित रहने में भला कौन सा पिछड़ापन झलकता है। सोचती हुई वे लौटकर हॉल में दीवान पर आकर बैठ गईं। इसी बीच ईशान को अपने कमरे से बाहर आया देख करुणा अवाक रह गई। सिर के बाल खड़े खड़े, हिप्पी सी ड्रेस, कान में ईयरफोन लगा हुआ। करुणा इससे पहले कुछ कह पाती, ईशान ने करुणा की ओर देखकर हाथ हिलाते हुए कहा, हाय ग्रैनी, हाउ आर यू? सीइंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, हैव अ ग्रेट डे। फिर ईशान माँ से मुखातिब हुआ, मम्मा आज फ्रेंड्स के साथ मेरी कुछ प्लानिंग है, लंच बाहर ले लूँगा, डिनर के बाद ही आऊँगा, डोंट कॉल मी। रात को थोड़ा जल्दी आना बेटा, रितिका ने धीरे से कहा। एज यूजुअल चाबी है मेरे पास, डोंट वरी मम्मा। लंच के समय आइमी को बुलाते वक्त करुणा ने देखा वह फोन पर व्यस्त थी। रितिका और करुणा आइमी का इंतजार कर रही थी कि आइमी एक स्लीवलेस डीप कट ब्लाउज और मिनी स्कर्ट में उनके सामने आ खड़ी हुई। स्कूटी की चाबी घुमाते हुए उसने कहा, मम्मा कॉलेज में अर्जेंट क्लास रखे गए हैं, मैं देर से आऊंगी। करुणा के अब परेशान होने की बारी थी। व्याकुल हो पूछ बैठी, बेटा क्लासेस कब तक चलेंगी? ग्रैनी ये हमारे हाथ में नहीं, गुस्से से कहती हुई आइमी निकल गई। करुणा बिस्तर पर लेटे अनायास ही विचारों में डूबने लगी। उन्होंने जिंदगी भर साड़ी ही पहनी, लेकिन अमेरिका जाकर एलिसा के कहने पर पैंट टी शर्ट भी पहनी। वहाँ की संस्कृति से बहुत कुछ सीखा, मगर अपने व्यक्तित्व को यथावत बनाए रखा। भाषा को ज्ञान के लिहाज से लिया और दिया। अपनी शालीनता, सभ्यता को कभी भी उन्होंने जाने नहीं दिया। देर रात हो चुकी थी, लेकिन आइमी और ईशान का कोई अता पता न था। वे चिंतित थीं, मगर बहू के कारण कुछ खुलकर नहीं कह पा रही थी। फिर भी जब रहा न गया तो डाइनिंग टेबल पर वे सौरभ से बोल पड़ी, रात के 10 बज चुके हैं, दोनों का ही पता नहीं। कम से कम आइमी के लिए तो पूछ परख करो। रितिका कुछ उत्तेजित सी बोली, मम्मी जी आप जब से आई हैं बस दोनों बच्चों के पीछे पड़ी हैं। बहू, मेरी अनुभवी आंखें चैन नहीं रख पा रही, कहीं कुछ ठीक नहीं है।
तुम लोग गहराई में नहीं देख रहे। आप जब नहीं थी तब भी हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। सबको अपनी जिंदगी जीने दें, आईमी की ही क्यों पूछ परख हो। वह लड़की है इसलिए, वह भी बेटे की तरह जिएगी। आप लोग अपनी दकियानुसी सोच बदलिए। ऋतु, मैंने बेटे की भी चिंता समान रूप से की है, लेकिन बेटियों का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी दुर्घटना हो जाए भुगतना उसे ही पड़ता है। थोड़ा वास्तविकता को समझो। सौरभ बेबस सा महसूस करने लगे थे। उन्होंने देखा रितिका अब ऐसा कुछ कह सकती है जिससे माँ ज्यादा आहत हो जाएंगी। उन्होंने टोका, मम्मी रहने दो, उनके लिए रात के 12 बजे तक घर लौटना आम बात है। रितिका और सौरभ के अपने कमरे में चले जाने के बाद करुणा निढाल हो अपने बिस्तर पर पड़ गई। विदेश में 5 साल की कुक्कू यानी संकेत की बेटी उन्हें दादी कहती हैं। संकेत ने उसे ऐसा ही कहना सिखाया है। एलिसा और कुक्कू दोनों ही खूब प्यारी हैं, और एलिसा कितनी व्यवहार कुशल। और यहाँ ये लोग विदेशी सभ्यता की गलतियों को आधुनिक होने के नाम पर मेडल बनाकर गले में लटकाए घूम रहे हैं। अचानक फ्लैट के दरवाजे पर चाबी घूमने की आवाज आई। करुणा ने देखा आईमी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। करुणा निश्चिंत भी हुई और परेशान भी। 11 बज चुके थे। करुणा की नज़र दरवाजे पर टिकी थी। इतने में ईशान भी आ गया और अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। करुणा सोच सोच कर परेशान थी। आखिर कैसी विचित्र जिंदगी जीते हैं यहाँ के लोग। न पारिवारिक सदस्यों के बीच कोई बैठक, न सुख दुख की बातें, न साथ खाना पीना, और न ही एक दूसरे के जीवन में कोई रुचि। सभी अपने अपने गैजेट्स में व्यस्त हैं और बाहरी दुनिया में रमे हैं। करुणा उठ बैठी। आइमी का जीवन उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था। अक्सर लड़कियां घर परिवार में रची बसी होती हैं। करुणा ने आइमी के कमरे में झांक कर देखा। वह औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ी थी। उन्होंने उसे सीधा किया और उसके फोन को उठाया। उन्होंने सोचा इससे काफी सुराग मिल सकते हैं, पर जैसी जिंदगी वह जीती है जरूर फोन लॉक रखती होगी। क्या करें? उन्हें एक उपाय सूझा। अगर काम कर जाए तो आइमी के मुख से शराब की बू आ रही थी। उसके कान के पास मुंह ले जाकर उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, फोन लॉक का पिन। नशे में बुझी आवाज से नींद में ही आईनी आइमी अचानक कह उठी, 7494। करुणा जल्दी से फोन लेकर हॉल में चली आई। करुणा को एलिसा ने आधुनिक गैजेट्स की पूरी जानकारी दी हुई थी। उसी के बल पर आइमी के फोन में उन्होंने सेंध मारी। उन्होंने उसके ढेर सारी रेव पार्टियों के अश्लील वीडियो और कई लड़कों के सानिध्य में खींची गई तस्वीरों को अपने मोबाइल में फॉरवर्ड किया। उन्हें आइमी के इतना स्वच्छंद होने की उम्मीद नहीं थी। कई अश्लील वीडियो में आइमी सारी सीमाएं लांघ गई थी। वे पसीना पसीना होने लगी। तुरंत उन्होंने फोन आइमी के कमरे में छोड़ा और अपने बिस्तर पर आकर लेट गईं। सुबह रितिका करुणा को चाय देने के लिए हॉल में गई और बोली, मम्मी जी आपकी चाय। नहीं बहू, मैं गर्म पानी में नींबू और शहद लेती हूँ। करुणा को व्यायाम करते देख सौरभ भी सुबह की हल्की धूप का मजा लेने टेरेस पर आ गए और वहीं बैठ गए। करुणा को लगा अगर सौरभ से बात छिपाई जाए तो अब और कुछ भी नहीं बचेगा। कैरियर के आखिरी पड़ाव में बेटी का इस तरह मनमानी करना न सिर्फ उसके स्वास्थ्य और जीवन की खुशियों को प्रभावित करेगा, बल्कि उसके महत्वपूर्ण समय को भी कभी ना लौट कर आने के गर्त में धकेल देगा। करुणा ने अपने मन को कड़ा करते हुए सौरभ से कहा, बेटा, पिता की जिम्मेदारी परिवार में कुछ कम नहीं होती। एक पति की हैसियत से ही उसे घर का मुख्य व्यक्ति नहीं माना जाता है, बल्कि पिता की भूमिका उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज आइमी या ईशान जो भी हैं, तुम दोनों की मानसिकता की प्रतिकृति हैं। मेरा फोन तुम ले जाओ। अपने कार्यालय में बैठकर उन फोटोग्राफ्स और वीडियो को देखना जो आइमी के हैं। फिर अपने मन में विचारना कि क्या आंखें मूंद लेने से सच्चाई छिप जाती है। सौरभ अपने हृदय के तूफान को मौन की जेब में भरकर वहां से उठ गए। फोन जो आज उनके हाथ में था, वह क्या था? प्रलय या प्रलय से बचने की सूचना? इधर दोपहर तक आइमी उठ नहीं पाई। 2 दिनों बाद उसका तीसरा और आखिरी सेमेस्टर था। कुछ चिंतित सी रितिका ने आइमी के कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर उसने बेड के नीचे उल्टी की हुई थी और अपने अटैच बाथरूम से बाहर निकल रही थी। क्या हुआ आइमी? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मॉम, आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। आइमी ने रितिका के कंधे पर सिर टिका दिया। थोड़ी देर के बाद रितिका आइमी के कमरे से बाहर आ गई,
लेकिन करुणा ने आयमी पर पूरी नज़र रखी। 3-4 बार उल्टियां कर चुकने के बाद आयमी पस्त हो चुकी थी। रितिका ने घरेलू डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ऊपरी चेकअप के बाद कहा, अच्छा होगा कि आप इसे गायनी से चेक कराएं। मुझे शक है, तसल्ली कर लीजिए। रितिका को डॉक्टर की बातों में बड़ी मुसीबत के संकेत दिखे। उसने फोन पर समय लेकर बेटी को कार में जैसे तैसे सहारा देकर बैठाया, खुद ही कार ड्राइव कर निकल गई। वापस आने के बाद रितिका का उतरा चेहरा किसी से भी छिप न पाया। वह अपने कमरे में चली गई। बेटा अपनी धुन में रमा रहा, बेटी अपने कमरे में बंद। नौकर चाकर सब अपना काम कर चलते बने। करुणा महसूस कर रही थी कि सौरभ को शायद अकेलापन खलता हो इनके बीच, लेकिन काम और व्यवसाय में डूबकर वह भी किसी तरह अपने दिन निकाल रहा होगा। बहू को शॉपिंग, पार्टी, पार्लर और सहेलियों से फुर्सत मिले तभी वह अपनी बेटी को कुछ मार्गदर्शन दे और बेटे को संभल। आखिरकार करुणा ने रितिका के पास जाकर बात करना ही मुनासिब समझा। बहू के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, रितु, मैं तुम सबकी माँ हूँ, अनुभव भी है और कुछ जानकारी भी। मैं समझ रही हूँ आइमी किसी बड़ी मुसीबत में है। तुमने भी शायद वह सब ना देखा हो जो मैंने देखा है। बस अब और क्या हुआ इतना बता दो ताकि हम दोनों मिलकर राह निकालें। मम्मी, सारी गलती मेरी है। मेरे मायके में बेटा बेटी में बहुत फर्क हुआ। मैंने सोचा अब बारी मेरी है। मैं वे सारे सुख अपनी बेटी को उठाने दूंगी जो मुझे नहीं मिल पाए थे। मैं अपनी सारी इच्छाओं को अपनी बेटी में फलते फूलते देखना चाहती थी, पर वह शर्मनाक हदें पार कर गई। मैंने यह पूछा भी कि लड़का कौन है, तब किसी भी तरह उन दोनों की शादी करवाई जा सकती थी और गर्भ ठहरने की बात ढकी रह जाती। मगर वह कहती है आजकल वैसा कुछ भी नहीं होता। लड़के शादी करने के लिए संबंध नहीं बनाते और हम भी ऐसा नहीं सोचते कि प्रेम हो तभी शरीर का सुख हो। आजकल की रेप पार्टियां हर चीज़ की खुली छूट देती हैं। वहाँ सभी नशे में धुत लोग कौन किसके साथ कब संबंध बना रहे हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता। सब मज़े लेते हैं ज़िंदगी के। आपने मुझे कभी किसी बात पर रोका टोका नहीं। आप जैसी और भी माएँ हैं जो मॉडर्न विचार रखती हैं। ऐसा हो जाता है तो अबॉर्शन करवा लेती हैं। इतना कहकर रितु फफक कर रो पड़ी। मैंने बेटी को बेटा बनाने के चक्कर में क्या कर डाला। रितु बेटा, करुणा की आवाज़ जैसे अंधी खाई से आ रही थी। सोच अगर संतुलित हो तो इंसान पुराने अच्छे और नए अच्छे में सामंजस्य बैठा ही लेता है। हर नए दौर में कुछ पुरानी अच्छाई पीछे छूटती जाएगी। उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ो तो आधुनिकता के साथ साथ वास्तविक खुशी भी बनी रहती है। खैर, अनुचित था, लेकिन आइमी के फ़ोन से उसके वीडियो लेकर मैंने सौरभ को दिए हैं। मैं सौरभ को समझा दूंगी, मगर अभी हमें आइमी के बारे में सोचना है। आज डॉक्टर से बात करो, गर्भपात करवा लेते हैं, फिर कुछ महीने उसे मेरे हाथ में छोड़ देना। मैं सारे घाव भर दूंगी। रितिका छोटी बच्ची की तरह करुणा की गोद में अपना चेहरा छिपाकर रो पड़ी। महीने भर बाद जैसे इस घर का काया पलट हो चुका था। आइमी और ईशान अब उठते बैठते दादी के संग। व्यायाम, नाश्ता, पढ़ाई, कॉलेज, कोचिंग की पूरी तैयारी, सभी कुछ अनुशासन से। फिर वक्त मिलता तो दादी के साथ चेस, कैरम या बैडमिंटन खेलते। सौरभ के चेहरे की रौनक देख अब करुणा भी खुशी महसूस कर रही थी। अकेले में सौरभ ने माँ से पूछा, माँ, कैसे कर दिया तुमने इतना कुछ? ये बच्चे तो सुनते ही नहीं थे किसी की। बेटा, मैंने गरम लोहे पर तुरंत चोट की ताकि इनका आकार बदल सकूं। तुम्हें भी एक बात बताऊं, बेटी बेटे की बराबरी को तुम लोग बहुत छोटी सोच में बांध कर रखते हो। देर रात बाहर रहना, मर्दों के साथ शालीनता की तमाम सीमाएं लांघ जाना या मॉडर्न ड्रेस पहनकर इतराना बराबरी नहीं है। स्त्रियों को उन सारे कामों में सबल बनना है जो कभी लड़कों के लिए ही सुरक्षित थे। स्त्री अपनी पहचान और काम की सीमा ना बांधे, बराबरी का यह पूरा सच है। और बेटों को भी इतनी छूट क्यों दी जाए कि वे दूसरी लड़कियों के लिए खतरा बन जाएं? सौरभ गर्व भरी दृष्टि माँ की ओर डाल बोल बैठा, मम्मी, तुमने सुनहरे से दिखने वाले कृत्रिम पंखों को तोड़ हमें वास्तविक उड़ान के पंख दे दिए। करुणा आज कुछ सार्थक कर पाने की खुशी से संतुष्ट थी, बहुत संतुष्ट। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।